हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम भी अब बहुत ज़्यादा पास हैं। तो मैं वैसे जो भी कॉम्प्लेक्स जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो वैसे अगर आपको कुछ कोई भी अभी रिसेंट में कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में वैसे हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया, उसमें 2 साइकिल हमारी बची थी। मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरी लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये 2 साइकिल हमारी बची हुई थी, तो आज मैं इसे कवर कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं C2 पाथवे से। C2 पाथवे को हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम PCO पाथवे भी बोलते हैं। PCO का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये हमारा सबसे पहले वर्बर्ग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, जब हमारे C3 प्लांट पे लाइट पड़ती है तो हमारा क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो शुगर बना रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करके वो CO2 का यूज़ कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है CO2 का। उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा वार्बर्ग इफेक्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। जो रुबिस्को जो एंजाइम है वो बाईफंक्शनल एंजाइम है। उसके बाद रुबिस्को के हमारे जो रुबिस्को है हमारा बाईफंक्शनल एंजाइम है, उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो कार्बोक्सिलेशन करता है। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजनेशन करना शुरू कर देता है। उस ऑक्सीजनेशन को हम क्या बोलते हैं, C2 पाथवे बोलते हैं। और जब हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं, तो जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, C3 साइकिल चलती है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हमारा चलता है C2 साइकिल। ये अब हम C3 साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। C3 साइकिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा कंपैरिजन में बताती हूँ। C3 साइकिल में क्या होता है कि रुबिस्को जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि वो दो कंपाउंड बनाता है, 3 PGA के 2 कंपाउंड बनाता है। 3 PGA मतलब फोस्फोग्लाइसरिक एसिड के। और UBP हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके कार्बोक्सिलेशन करके वो 3 PGA का कंपाउंड बनाता है। 2 मॉलिक्यूल होते हैं 3 PGA के। ठीक है, ये 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं होते, 3 पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट लगा होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा C2 साइकिल में क्या डिफरेंस है। C2 साइकिल में ये होता है, जो RUBP है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ना करके ऑक्सीजन का यूज़ करता है। और हमारे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 PGA बनता है। 3 PGA सेम वही है, फोस्फोग्लाइसरिक एसिड और फोस्फोग्लाइकोलेट भी हमारा साथ में बन जाता है। जो हमारा फोस्फोग्लाइकोलेट होता है वो हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड होता है और 3 PGA हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा C2 साइकिल के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी C2 साइकिल होती है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में जो साइकिल चलती है, स्टार्ट होती है, जैसे उसमें सेम वही है जैसे RUBP क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन की जगह हमारा क्या ऑक्सीजनेशन होएगा, तो ऑक्सीजन का यूज़ करेगा तो हमारे 2 PG और 3 PGA बनेगा। जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये 3 PGA तो यूज़ हो जाएगा, वो तो कैल्विन साइकिल वाला प्रोडक्ट ही है। लेकिन जो 2 PGA इसका क्या होगा, ये 2 PGA हमारा क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट जो है हमारा वो ट्रैवल कर जाएगा किस में, पेरियोक्सिसोम में। पेरियोक्सिसोम में जाके ग्लाइऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलेट हमारा ग्लाइऑक्सीलेट, देखो ये ग्लाइकोलेट है, ग्लाइऑक्सीलेट है। यहाँ पे जब ये कन्वर्ट होगा इसमें तो हमारा क्या बनेगा, 2 फ्री रेडिकल, मतलब हमारे फ्री रेडिकल रिलीज होंगे H2O2। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल हमारे कभी भी हमारे सेल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो हमारा हिंड्रेंस पैदा करते हैं किसी भी रिएक्शन को या प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आई, फ्री रेडिकल का रिलीज हुआ फालतू में। तो ग्लाइऑक्सीलेट से जब ग्लाइऑक्सीलेट फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन में, तो हमारा एक NAD से NADPH, एक NADPH से एक NAD कन्वर्ट होता है, मतलब NADH का यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सीरीन ग्लाइसरेट में सीरीन हमारा ग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, NAD से NADPH, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे ग्लाइसरेट फिर हमारा किस में, दो हमारे यहाँ पे ATP का भी यूज़ हो जाएगा। ट्राइमोनोफॉस्फेट से हमारा एडिनो डाइफॉस्फेट, मतलब कि एक ATP का यूज़ करके फिर दोबारा से हमारा ग्लाइसरेट रीजनरेट हो जाएगा फोस्फोग्लाइसरेट से। और जब हमारा फोस्फोग्लाइसरेट बनेगा तो फिर दोबारा से हमारा कैल्विन साइकिल चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक साइकिल का प्रोसेस है जो क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें यही क्वेश्चन आता है मेन कि किस किस में चलता है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और इसमें
ग्लाइकोलेट होता है, वो ग्लाइकोलेट ट्रांसफर जाता है फिर पेरिऑक्सीजोम में वो जाके वो ग्लाइऑक्सीलेट और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइसिन फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ जाकर सीरीन, और सीरीन वापस से फिर पेरिऑक्सीजोम में जाके दोबारा से हमारा रीजनरेट हो जाता है फॉस्फोग्लाइसरेट का। ठीक है, हमारी फिर यहाँ से केल्विन साइकिल चल जाती है। तो ये हमारी पूरी C2 की साइकिल है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें देयर इज़ नो एटीपी फॉर्मेशन, और हमारा उल्टा एटीपी लग जाता है। नो एडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, नो शुगर फॉर्मेशन होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, रिलीज ऑफ NH3 और CO2। कोई भी शुगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और हमारा एक्स्ट्रा में एटीपी एंड एडीपीएच का यूज़ हो जा रहा है, और ये एक ही इस वजह से इसको एक वेस्टफुल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम जो तुम्हारी दूसरी साइकिल बची है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे हम कैम के नाम से जानते हैं, कैजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पहले ब्रायोफाइलम में देखी गई थी कैम साइकिल। इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन इन सकुलेंट प्लांट्स। ये सकुलेंट प्लांट्स में अडेप्ट हुई थी सबसे पहले, उसी में ही अभी भी होती है, जो मतलब जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं अडेप्टेड टू द एरिड क्लाइमेट और सोइल कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें जो इनके जो स्टोमेटा है, वो आपको पता ही, जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होता है वो डार्क में ओपन होते हैं और लाइट में क्लोज होते हैं, मतलब दिन में क्लोज होते हैं स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है। ट्रांसपिरेशन होगा तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा वाटर का, तो वाटर के लॉस ना हो उसकी वजह से स्टोमेटा वहाँ पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और स्टोमेटा से ही एक्सचेंज होता है किनका, गैसेस का। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो केल्विन साइकिल कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है, वो थोड़ा प्रोसेस है, इसमें हम देख लेते हैं। तो जो हमारे स्टोमेटा ओपन होते हैं वो डार्क में होते हैं, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज हमारा नाइट में होगा, लेकिन नाइट में हमारी केल्विन साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि हमें लाइट नहीं मिलेगी, लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। देखो ओपन है, ओपन स्टोमेटा, स्टोमा लिख रखा है मैंने, ओपन स्टोमा परमिट एंट्री ऑफ O2 एंड लॉस ऑफ वाटर। यहाँ से लॉस ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ CO2 हो जाएगी। तो जब यहाँ से CO2 एंटर करेगा और वो PEP के साथ जाके, फोस्फेनोल पायरुवेट के साथ जाके एक एंजाइम में PEP कार्बोक्सिलेज से हमारा ऑक्सोलो एसीटेट बना लेगा, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, ये प्रोसेस रात में हो रहा है, क्योंकि रात में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होता है। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड बना, और इसमें फिर वो 4 कार्बन का कंपाउंड हमारा मैलेट में कन्वर्ट होता है। मैलेट हमारा वैक्यूल में जाके एज अ मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये रात का प्रोसेस है। रात में जब गैस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, तो हमारा ये प्रोसेस चला। अब कुछ लोग पूछेंगे कि फिर पूरा ही प्रोसेस क्यों नहीं हो गया, कि केल्विन साइकिल ही क्यों नहीं चल गई। तो लाइट की भी तो ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए, पूरा प्रोसेस चलाने के लिए। तो उसमें अब क्या होगा, हमारा मैलिक एसिड में स्टोर हो गया, मैलिक एसिड में। अब जब हमारा स्टोमेटा, जब हमारा लाइट में स्टोमेटा जब हमारा क्लोज रहता है, मतलब जब हमारा लाइट में क्लोज होगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर होगा नहीं। तो ये जो मैलिक एसिड हमारा स्टोर हुआ है वैक्यूल में, वो हमारा क्या करेगा, जाके मैलिक एसिड से जो वो कन्वर्ट होगा मैलेट में, मैलेट से वो पायरेट में कन्वर्ट होगा। अब देखो, मैलेट होता है हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड हो जाता है, और ये हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब 4 कार्बन से 3 कार्बन बना है, तो अब ये सोचो आप, एक कार्बन का लॉस हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसा प्रोडक्ट लॉस होगा। जब मैलेट हमारा पायरेट में कन्वर्ट होगा, तो हमारा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा C3 साइकिल में यूज़ हो जाएगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट में जाके स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमारा स्टार्च जो भी फूड बनेगा बन जाएगा। तो हमारी जो साइकिल है वो ऐसे चलेगी कि डार्क में जब ओपन होते हैं स्टोमेटा, तो हमारा मैलिक एसिड में जाके वो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर ये मैलिक एसिड हमारा दिन में पायरेट में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करता है, फिर हमारी साइकिल चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है नोट्स बनाने में, वैसा तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए नोट्स बनाने में, लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नीड है PDF की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी।
अब कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस को, रेगुलेट करते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एक्सटर्नल है जो हमारे फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, उनके कम ज़्यादा से उससे इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, जिसे हम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये इंटरनल फैक्टर से हमारा एक और फैक्टर बनता है, मतलब जैसे एक ब्लैकमैन्स हमारी हाइपोथेसिस है, उन्होंने प्रपोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विच स्टेट दैट द व्हेन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कंडीशन एज टू इज रैपिडली बाय अ नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर्स, द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोवेस्ट फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ब्लैकमैन्स ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो सबसे कम क्वांटिटी में जो यूज़ होता है हमारे किसी भी रिएक्शन में, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे रिएक्शन पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के ब्लैकमैन्स इस वाले पूरे चैप्टर में जो भी कुछ था मैंने आपको करा दिया। इसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ एक्सेप्शनल या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचेंगे तो मैं आपको वो सब नोट करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस कवर हो गया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलिस्ट। आपको यहाँ पे सारे नोट्स और विद पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।